आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सभी बात करेंगे वन विचार के बारे में और वे छोटे-छोटे बिंदुओं के बारे में जानेंगे जो कि हमारी परीक्षा दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और हमें पता होते हुए भी कई बार वो छूट जाते हैं हमसे। उन सभी छोटे-छोटे बिंदुओं पर ट्रिक के माध्यम से कहीं-कहीं पे मैंने कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है, साथ-साथ कुछ चित्र भी दिया है ताकि आप देखकर समझ सकें कि किस प्रकार से हम उच्चारण स्थानों का प्रयोग करते हैं और वीडियो के अंत में कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसको आप हल करके देख सकते हैं ताकि आपको पता लग सके कि आपने कितना सीखा, कितना समझा। आइए शुरुआत करते हैं वन विचार के बारे में। वन विचार होता क्या है? वर्णमाला या फिर स्वर, स्वर के भेद, व्यंजन, व्यंजन के भेद, अयोगवा और उसके भेदों के बारे में, अनुस्वार और अनुनासिक के बीच में जो अंतर स्पष्ट करता है, जो बताता है, वो आपके वन विचार कहलाते हैं। अब आगे बात करते हैं व्याकरण में ध्वनि का अर्थ है वर्ण। आगे इसमें हम जानते हैं कि वे कौन-कौन सी चीजें जरूरी हैं जो कि हमें भाषा के बारे में, वर्ण के बारे में पता होनी चाहिए। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। अब वर्णमाला क्या होती है? किसी भी भाषा में प्रयोग होने वाले वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों के क्रमबद्ध समूह जो होते हैं वही हमारे वर्णमाला कहलाएंगे, अन्यथा वे केवल वर्ण ही कहलाएंगे। आइए आगे बात करते हैं वर्णों के भेद के बारे में। इसके दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण होते हैं। ये पूरी तरीके से स्पष्ट है कि हिंदी में हमारे पूरे 52 वर्ण होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं स्वरों की, तो कुल हमारे 11 स्वर होते हैं। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए क्योंकि संस्कृत भाषा में 13 वर्ण होते हैं, स्वर होते हैं और कई बार हम क्योंकि कई ग्रामर किताबों को देख के जाते हैं, कई किताबों को पढ़ के जाते हैं जहाँ पे 13 लिखा होता है, जिस कारण से हम कन्फ्यूज़ होकर उसको टिक लगा देते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर ही होते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, वे हमारे स्वर कहलाते हैं। इसमें हम होंठ और तालु का उपयोग करते हैं। इसमें कौन-कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है? स्वर के भेद कितने हैं? 3 हैं हमारे, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। आइए जानते हैं कौन-कौन से हैं आप। हास्य स्वर में क्या होता है? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है हमारे हास्य स्वर कहलाते हैं। इसमें अ, ई, उ, ऋ ये 4 जो हैं हमारे हास्य स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन से आते हैं? जिसमें हमारे दोगुना समय लगता है, यानी स्वर से हास्य स्वर से अधिक समय जिसमें लगता है वो हमारा दीर्घ स्वर कहलाता है। यानी इसके अंदर हमें बोलने में दुगना समय लग रहा हो, जैसे कि आ, ई, उ, ए, ओ और औ। इसमें हम अगर ध्यान दें तो अ से ज़्यादा उच्चारण का समय हमारा आ में होता है। तो इस बात को हम आसानी से समझ सकते हैं कि हास्य में सबसे कम समय लगता है, दीर्घ में ज़्यादा समय लगता है और प्लुत के अंदर उससे भी ज़्यादा समय लगता है। जैसे कि हम उच्चारण करते हैं ओम का, ठीक है? अब ऐसे ही सजातीय स्वर कौन से होते हैं? कई बार परीक्षा में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, सजातीय स्वर कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ। ये केवल हमारे सजातीय स्वर होते हैं। अब पूरी बात करें 11 हमारे किस प्रकार से होते हैं। मूल स्वर जो हैं हमारे अ, आ, ई, उ, ए, ओ। केवल ये जो 8 हैं हमारे ये मूल स्वर आते हैं। संयुक्त स्वर भी होते हैं क्योंकि कई बार हम गलती कर जाते हैं, हमें ये पता होता है कि संयुक्त व्यंजन होते हैं परंतु हमें पता होने के बावजूद कि कई बार हम ये ऐसी गलती कर जाते हैं कि संयुक्त स्वर को हम ध्यान नहीं देते या छोड़ देते हैं। तो संयुक्त स्वर केवल 2 ही होते हैं, ए और औ, ठीक है? और एक हमारी है आगत ध्वनि। आगत ध्वनि अक्सर इसमें वो वाले शब्द मिलते हैं जो कि अंग्रेजी भाषा से आए हुए हैं। जैसे कि डॉक्टर हम लिखते हैं या फिर कोई भी ऐसा शब्द लिखते हैं, क्लॉक लिखते हैं तो उस ऊपर जो एक चाँद लगाते हैं परंतु उसके अंदर बिंदु नहीं लगाते, तो वो हमारे आगत ध्वनि होते हैं। तो कुल मिला के मूल स्वर 8 हुए, संयुक्त आपके 2 हुए, आगत ध्वनि 1 हुआ, तो कुल मिला के आपके स्वर कितने हो गए? 11 हो गए। आगे बात करते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन के भेदों के बारे में जानेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए वो हमारे व्यंजन कहलाते हैं, ये हम सभी को मालूम है। इसमें किसका उच्चारण होता है? कंठ से लेकर, कंठ से निकल के जो हमारी हवा होती है मुंह में रुककर बाहर आती है। अब व्यंजन के भेद कितने होते हैं? इसमें 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आइए शुरुआत करते हैं स्पर्श व्यंजन के साथ। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ
तालु, मूर्धा, दंत, ओठ का स्पर्श करके मुख से बाहर आता है, वे हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये कुल मिला के 27 होते हैं। कौन कौन से? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। आपको सामने लिखा हुआ दिख रहा होगा नीचे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और इसके अलावा ड और ढ, ये सभी मिला के हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। आगे हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये मध्य भाग से हम इसका उच्चारण करते हैं, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं? 4 ही होते हैं केवल, य, र, ल और व। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? इसमें हम जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटने से तो हम बोलते हैं, परंतु इसमें कहीं पे भी हमारी जो जिह्वा होती है वो कहीं पे स्पर्श नहीं करती है पूरी तरीके से। तो अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है? हवा तो मुंह में रुकती है परंतु जल्दी से निकल जाती है, और उसमें हम कहीं पे जीभ को कहीं पे भिड़ाते नहीं है ज्यादा, मतलब स्पर्श नहीं हो पाता अंतस्थ में। उस व्यंजन में क्या होता है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर उष्मा पैदा हो, यानी गर्मी लगे, यानी कभी आप उस व्यंजन का अगर उच्चारण करके देखना चाहें तो उच्चारण करते समय मुंह के पास हाथ रख सकते हैं, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि श, स, स और ह, ये हमारे उस व्यंजन कहलाते हैं। आइए आगे जानते हैं अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष क्या होते हैं। और वे ये, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और कई बार पूछ लिया जाता है कि ये वन अल्पप्राण है कि महाप्राण है कि अघोष है कि सघोष है, या पार्श्व व्यंजन इनमें से कौन सा है, लुंठित व्यंजन कौन सा है। अल्पप्राण कौन से होते हैं? जिनको उच्चारण करते समय बहुत कम प्राण वायु लगे, यानी बहुत कम हवा का हम प्रयोग करते हैं। इसमें इसकी कुल संख्या कितनी होती है? 20। संख्या भी पूछी जा सकती है, अल्पप्राण व्यंजन की संख्या कितनी है? केवल 20 है। इसमें कौन कौन से होता है? प्रत्येक वर्ग का, अभी मैंने आपको बताया था, इसमें आप नीचे देखेंगे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ये जितने भी हमारे वर्ग हुए। अब इसकी बात करें दोबारा से कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा जो अक्षर होता है, और चारों जितने हमने अभी अंतस्थ व्यंजन पढ़े थे, य, र, ल, व, एक उच्छिष्ट जो कि हमने पढ़ा था द, इनको मिला के जो बनता है वो हमारा अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। महाप्राण में क्या हुआ? ठीक उसके विपरीत जो कि बच जाएंगे। इसके अंदर हमें उच्चारण करने में ज्यादा वायु की आवश्यकता होती है। इनकी कुल संख्या 15 होती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा अक्षर जो होता है वो आपका उष्म व्यंजन कहलाता है। उष्म व्यंजन और साथ साथ उत्क्षिप्त व्यंजन भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं, वे हमारे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। अघोष ध्वनियां कौन से होते हैं? जिसमें उच्चारण करते समय जो स्वर्ण तंत्रियां हैं झंकृत झंकृत नहीं हो पाती हैं, यानी जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो जो हमारी नाद होती है वो उच्चारण करते हुए श्वास की, उसका घर्षण कम होता है। जैसे कि इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा केवल वर्ण आता है। पहला और दूसरा जितने भी हमने वर्ग पढ़े थे अभी, उसमें पहला दूसरा जो वर्ग को अगर ले लिया जाए वो हमारे अघोष व्यंजन होते हैं। और घोष व्यंजन के अंतर्गत, यानी जिसको बोलते समय में हमारी जो स्वतंत्र स्वर तंत्रियां होती हैं वो पूरा घर्षण करती हैं। ये कुल मिला के कितनी होती हैं? 21 होती हैं, 31। और अघोष व्यंजन कितने होते हैं? 13। घोष व्यंजन कितने होते हैं? 31। ठीक है। अगर हम बात करें पार्श्व व्यंजन कौन से होते हैं? पार्श्व व्यंजन होता है ल, यानी पीछे से जिसका हम उच्चारण करते हैं, जी मुंह के अंदर हम पिछले भाग से जिसका उच्चारण करते हैं वो हमारा पार्श्व व्यंजन कहलाता है। लुंठित व्यंजन कौन सा है? केवल रा है, यानी जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जिह्वा होती है मुंह के अंदर पूरी गोल होके लुढ़कती है, तो इसको लुंठित व्यंजन कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने चित्र माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया है कि उच्चारण के दृष्टि से कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिक से कौन कौन से हम उच्चारण करते हैं। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से नीचे कंठ के कौन कौन से हमारे जो स्वर व्यंजन निकलते हैं, ऊपर तालु से कौन से निकलते हैं, मूर्धा से कौन से निकलते हैं, दंत से कौन से निकलते हैं, ओष्ठ से कौन से निकलते हैं, और नासिक से कौन कौन से हम वर्ण बोलते हैं या फिर उच्चारण करते हैं। आगे हम सभी बात करते हैं उच्चारण के अंगों के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण है। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। ये सीधे प्रकार से अगर आप इसको याद करना चाहें तो क, च, ट, त, प जो जो पूरे हमारे पांचों वर्ग हैं उसको सामने लिख सकते हैं। और इसका एक छोटा सा ट्रिक है, KTM डू। KTM बाइक भी होती है हमारे पास, देखी होगी हम लोगों ने, KTM डू, यानी के से कंठ, टी से तालव्य, एम से मूर्धन्य, डी से दंत और ओ से ओष्ठ।
यानी इसको हम लिख लेते हैं। तो मुख्य रूप से इन्हीं में से हमसे पूछ लिया जाता है कि ज की जो ध्वनि है इनमें से किन में से आती है, कंठ से आती है कि तालु से आती है कि मूर्धा से आती है या फिर दंत से आती है। तो इस प्रकार से हमसे पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन हमारे पेपर में ये भी देखने को कई बार मिलता है कि वर्ण विच्छेद क्या होते हैं। वर्ण विच्छेद के अंतर्गत हमें जैसे कोई कोई भी शब्द दे दिया जाता है और उसके अंदर पूछ लिया जाता है अगर इसको वर्ण विच्छेद करके इसके अंदर कितने वर्ण हैं बताइए, तो हमें गिनकर उसको बताना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे लड़का है, तो लड़के के अगर इसको हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसमें 1 2 3 4 5 6, यानी इसके अंदर हम 6 वर्णों के मिलने से हम एक शब्द का निर्माण हुआ है। तो वहां पे अगर आपको पूछा जाए कि कितने वर्णों के मिलने से हुआ है, तो उस प्रकार से आप बता सकते हैं, या फिर अलग अलग करने से इनमें से कौन सा बनेगा वो भी आपसे पूछा जा सकता है। अगली बात है अनुनासिक कौन से होते हैं। वे शब्द जिसके अंदर हम चंद्र बिंदु लगाकर हम जिसका उच्चारण करते हैं, जिसको हम चांद बिंदु भी कहते हैं, जिसका उच्चारण हम नाक के पीछे से की ध्वनि से निकालते हैं। जैसे कि हम माँ बोलते हैं, आंख, गांव, सांप, नाक में भी पीछे की क्षेत्र से हम इसका उच्चारण करते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इसमें हमारे 4 आते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श। इसको आप देख सकते हैं, जैसे कि रक्षक, भक्षक, इसमें हम उच्चारण करते हैं त्र से पवित्र, सर्वत्र, ज्ञ से सर्वज्ञ, विज्ञापन, श्र से श्रीमती, श्रवण। आगे हम देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको दिया है कुछ क्वेश्चन को आप करके हल करके देख सकते हैं ताकि आपको पता लगे इस वीडियो में आपने कितना सीखा, कितना समझा। आशा है आप सभी को समझ आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम सभी शब्द विचार और आगे जितने भी बिंदु हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। धन्यवाद।